अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे स्टडी किया था बायो क्या है और फिर हमने उसकी डिवीजन्स देखी थी। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो बेटा बायो के सब डिवीजन्स या बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में है। इसमें हम बायो की डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, जो सब डिवीजन्स हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास बच्चे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें बच्चे, मॉर्फ का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास लॉजी का वर्ड है वो है स्टडी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हम सिंपल यही बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके स्ट्रक्चर, उनकी शेप के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती है। जैसे कि देखिए, हम बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उनकी शेप की स्टडी करेंगे। बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं हमारे पास, हमारे लंग्स हैं, हमारा किडनी है, हमारा हार्ट है। इन सब की जो हम एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास मॉर्फोलॉजी होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम उनकी शेप, स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर रहे होते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हैं, ये सिंपल हम इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की अपीयरेंस हमें पता चल जाती है, ऑर्गन्स के बारे में हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमें उन ऑर्गन्स के फंक्शन वगैरह के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। फिर तो मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक्चुअल में सिंपल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी और इंटरनल दो वर्ड्स की सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो ये बहुत सिंपल है। हम कह देते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके इनसाइड फिजिकल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। स्पेशली ये वाली जो ब्रांच है ना, ये ह्यूमंस से ज़्यादा रिलेट कर रही होती है। इसमें हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ उतना ज़्यादा अगर नहीं जा रहे तो हम ह्यूमंस के बारे में, उनकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं। उनकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स में उनके ऑर्गन्स के भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हम, फिजिकल स्ट्रक्चर की जस्ट हम बात करेंगे। एनाटॉमी के अंदर हम उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, केमिकल की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें इंटरनल ऑर्गन्स का जब हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो हम मेडिकल में डिफरेंट जो डिवाइसेस बना रहे होते हैं उन ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट के लिए, उनको बनाना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। हमें उनका स्ट्रक्चर पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वैसा कोई डिवाइस बना सकेंगे ताकि हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बच्चे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास ऐसी डिवीजन है, ऐसी ब्रांच है हमारे पास। फिजियो का वर्ड बच्चे हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए। फिजियो और फंक्शन प्रोनाउंसिएशन भी उनकी सेम है। ठीक है, सेम हम फिजियो और फंक्शन एक जैसे पढ़ने में इजी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। फंक्शंस की हम स्टडी कर रहे होते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब किस चीज का फंक्शन हम स्टडी करेंगे, इसमें हम बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं बच्चे, और साथ में ऑर्गन सिस्टम की हम स्टडी कर रहे होते हैं।
यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उन सभी की स्टडी, उनका जो फंक्शन है वो एक्चुअल में फिजियो में हम स्टडी कर रहे होते हैं। हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को पंप करना। हमारे लंग्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन करवाना। हमारे किडनीज का क्या काम है बच्चे? वो हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन करके यूरिन फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जब हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एम्ब्रियोलॉजी है बच्चे। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो का वर्ड आ रहा है, तो सिंपल हम इसको बोल देते हैं जी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो का हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। एम्ब्रियो बच्चे बहुत सिंपल, जब मेल और फीमेल के गैमीट सेल्स मिलते हैं जैसे कि स्पर्म और एग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक नया वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, एक नया हमारे पास सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं कि वो है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। यही जाइगोट फिर डिवाइड होके आगे एम्ब्रियो बना देते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है। ये विद इन मदर बॉडी की बात की जा रही है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस हो रहा होगा, अभी विद इन द बॉडी होगा, उस वक्त ये एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये आप कह लें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो वो भी चंद दिनों का हो अभी, ठीक है, तो उसे हम एम्ब्रियो बोल रहे होते हैं। उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसका हमें फायदा क्या होगा? एम्ब्रियो की स्टडी करने से हमें पता चल जाता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है उस बच्चे में। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम पता तो करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जो कि उसको इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं करने देगा, बहुत मुश्किल होगा, तो फिर उसका ट्रीटमेंट वहीं पे किया जा सकता है या उसको वहीं पे वेस्ट करवाया जा सकता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करने से हमें इन चीज़ों में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स का वर्ड आप देखेंगे उसमें जीन्स का एक वर्ड आ रहा है, ये जीन्स का वर्ड आ रहा है। इसमें हम सिंपल बोल देंगे स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स क्या होंगे? जीन्स बच्चे हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो क्या होंगे, अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, वो इन जीन्स की वजह से आ रहे होते हैं। इन जीन्स की वजह से करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आए हैं। देखिए हमारी हाइट जो है आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स की तरह की होगी या मदर के साथ मिल रही होगी या फादर की तरह की होगी। वो इसके अलावा हम हमारे हेयर्स का कलर आप देखेंगे, हमारी स्किन का कलर देखेंगे, हमारी फिजिकल अपीयरेंस आप देखेंगे, वो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच कर रही होती है। ये वो करेक्टर्स हैं जो ये जीन्स ने क्या किया है, वो पेरेंट से हमारे पास लेके आ गए। ऑफस्प्रिंग कहते हैं जो न्यू हमारे पास चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होंगे। पेरेंट से बच्चों में करेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफ़र होंगी वो हम स्टडी कर रहे होते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स स्टडी करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? इससे हमें ये होगा कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ना बच्चे, जो ऐसी जो कुछ फैमिलीज़ में जीन्स की जो जेनेटिक स्टडी चलती आ रही होती है, उनमें कोई डिसऑर्डर ऐसा होता है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा होता है, तो हम उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेनेटिक्स की स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो उनकी फैमिलीज़ में चलती जा रही है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है। तो वो जेनेटिक्स की स्टडी करने के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बच्चे वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंपल मॉलिक्यूल का वर्ड आ रहा है बच्चे। मॉलिक्यूल, इसमें हमने क्या करना है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे भला? बायोमोलिक्यूल्स होंगे।
वैसे तो आप एटम्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम बायो में किन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाना होता है। जैसे वो कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी बॉडी में बचे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सारे वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी को मैन्युफैक्चर किया हुआ है। आप ऐसा समझ लें, हमारी बॉडी इन्हीं मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट कर रही है। इन सभी की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका हमें बच्चे क्या फ़ायदा होगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करने से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारी इंटरेस्ट के ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम अपनी मर्जी के करैक्टर्स उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रग्स बना सकते हैं, मेडिसिन्स बना सकते हैं, जो कि पर्सन या पेशेंट स्पेसिफिक हो सकती हैं। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करने के बाद हमें उनका आइडिया हो जाता है, हम वो मेडिसिन्स बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ रही है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का वर्ड आपको मेडिकल में, बायो में, जहां पर भी मिलेगा वो होगा बच्चे टिश्यूज के लिए। टिश्यूज क्या होंगे? जब सेम टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे, सेम टाइप के सेल्स के कंबाइन करने से जो आगे नया स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन के जो टिश्यूज हैं एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। स्किन में सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्होंने एक ही टिश्यू बना दिया जिसको हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है। आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनके अंदर जो टिश्यूज हैं हम उनको कार्डियक टिश्यूज बोल देते हैं, क्योंकि वो सारे एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सारे एक जैसे हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी, क्योंकि टिश्यू को भी आप उसकी स्टडी आप नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसमें से नहीं उसको देख पाएंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हिस्टोलॉजी एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज है। अब किसी भी ऑर्गन को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसकी कोई भी एक टिश्यू ले लेंगे तो हमें उसके में समझ आ जाएगी उसमें कि बाकी भी पूरे ऑर्गन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू जो है वो एक्चुअल में हिस्टोलॉजी में आ रहा होगा। इसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करके बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होंगे ऑर्गन्स के रिलेटेड होते हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी हमारे पास बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। पैलियोंटो का वर्ड एक्चुअल में फॉसिल्स के लिए यूज किया जा रहा होता है। फॉसिल्स क्या होंगे? ये एक नया वर्ड आपके लिए होगा। फॉसिल्स एक्चुअल में बच्चे ये रिमेन्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, यानी कि हमारे पास मिलियन ऑफ ईयर्स अगो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और वो ज़मीन के नीचे ही उसमें चलते जा रहे हैं, ऊपर उनके ऊपर नए पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, वो रॉक्स में नीचे रिजर्व होते जा रहे हैं। यानी कि उनके जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आपने डायनासोर्स देखे, आपने अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं है, लेकिन उनके हमारे पास जो स्केलेटन है मौजूद हैं बहुत से हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट म्यूजियम्स के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, डिफरेंट पार्क्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो वो एक्चुअल में कहाँ से मिले हैं? वो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिल गए हैं। वो कौन ढूंढ के लाते हैं? पैलियोंटोलॉजिस्ट ढूंढ के लाते हैं। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि एनिमल जो डाइवर्सिटी थी, प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी थी, आज से लाखों साल पहले किस तरह के मौजूद थे, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स आज से हज़ारों साल पहले थे और अब किस तरह के हैं। इसकी स्टडी से हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी एक्चुअल में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डील कर रही होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस होगा वो हम एक्चुअल में टेक्सोनोमी में स्टडी कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास इस वक्त अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, उनमें से एटलीस्ट कोई 20 लाख के करीब एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, उनकी क्लासिफिकेशन की जा चुकी है, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है कि ये एनिमल्स इस ग्रुप में आएंगे, ये प्लांट्स इस ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो एक्चुअल में हम टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? एक तो हमें इजी हो जाएगा एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना कि ये वाले कैरेक्टर वाला एनिमल इस ग्रुप में पड़ा हुआ है, ये वाले कैरेक्टर वाला प्लांट्स इस ग्रुप में पड़े हुए हैं, तो इससे हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और हमें नए प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्कवरी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये सारी बातें हम टेक्सोनोमी में स्टडी कर रहे होते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट्स की डाइवर्सिटी, ये हमें सारी बातें टेक्सोनोमी हमें बता रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो बच्चे इकोलॉजी की आ जाती है। इकोलॉजी, इको का वर्ड आपको जहां पर भी मिलेगा ये इन्वायरमेंट के लिए यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, इको का वर्ड इन्वायरमेंट के लिए यूज किया जा रहा होगा। इन्वायरमेंट की स्टडी है एक्चुअल में इकोलॉजी में, लेकिन हम बायो में जस्ट इन्वायरमेंट के अंदर की बातें तो नहीं पढ़ेंगे, हम उस इन्वायरमेंट का रिलेशन पढ़ेंगे किन के साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब की लाइफ के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं इकोलॉजी में। इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से आपस में इंटरेक्शन होगा, ये सारी स्टडी हम इकोलॉजी में कर रहे होते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ आपस में ही इंटरेक्शन करके सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें अपने एटमॉस्फेयर के साथ भी कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। हम देखें, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हम इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं। हम उन इन्वायरमेंट को दे क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसी तरह से प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं और इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये इस तरह से इंटरेक्शन है एक्चुअल में, वो सारे का सारा हम इकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। इससे हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी पता चल जाता है, ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से कैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो चुका है। और इसके अलावा फूड चेन्स वगैरह की भी हम स्टडी इकोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन वर्ड हम ओशियन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम साल्टी वाटर के जो रिजर्वायर हैं वो एक्चुअल में मैरीन में आ रहे होंगे। मैरीन बायोलॉजी का मतलब क्या है? इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ। यानी कि मैरीन या साल्टी वाटर जो है हमारे पास, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सभी की स्टडी हम कर रहे होते हैं मैरीन बायोलॉजी के अंदर। यानी कि समंदर के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स मिल जाते हैं, उन सभी की स्टडी एक्चुअल में हम मैरीन बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत से हमें वहाँ से हमारा जो फूड के रिजर्वायर्स हैं, हम फिश को भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम और भी फूड ले रहे होते हैं, वो सारे का सारा एक्चुअल में मैरीन बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जा रहा है। इसी वजह से हम उनको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो फूड का सोर्स भी हमारे लिए बन जाता है और वहाँ से मैरीन के अंदर रहने वाली बहुत सी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्कवरी भी हो रही है। उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको रिजर्व कर रखने में हम हेल्प कर सकते हैं, वो एक्चुअल में मैरीन बायोलॉजी हमें हेल्प करवा रही होती है। इसके बाद आता है हमारे पास पैथोलॉजी आएगा। पैथोलॉजी आप लोगों ने उसका सुना होगा, पैथोजेंस का वर्ड आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा। पैथोजेंस की स्टडी को हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास पैथोलॉजी है। सिंपल अगर हम बोल दें स्टडी ऑफ
पैथोजेंस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अब पैथोजेंस क्या है बच्चे? पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसे पैथोजेंस जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कोई माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी होंगे जो बहुत से डिफरेंट टाइप के हमें इन्फेक्शंस कर देते हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। हम उन पैथोजेंस की जो स्टडी कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में पैथोलॉजी होगा। पैथोलॉजी में हम इन पैथोजेंस की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन पैथोजेंस की वजह से कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, हमें कौन सी डिजीज़ हुई है। अगर हम उन पैथोजेंस के बारे में हमें पता होगा तो ही हम उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो डिज़ीज़ का डायग्नोज होगा वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसके कॉजिंग एजेंट का पता चलेगा जो कि पैथोजन होगा। उसका पता चलने के बाद ही हमें डिज़ीज़ का आइडिया होता है। डिज़ीज़ का जब आइडिया हो जाता है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा ड्रग्स की भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जब हमें उस पैथोजन के बारे में पता होगा तो ही हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड कोई ना कोई हम मेडिसिन भी बना पाते हैं। तो ये पैथोलॉजी की स्टडी में हमें ये फ़ायदे भी हो जाते हैं कि पैथोजेंस की स्टडी से हमें ड्रग्स का पता चल जाएगा, उनकी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट उनके ट्रीटमेंट का भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पैथोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो आती हैं वो एक है फार्माकोलॉजी। फार्मा का वर्ड आपने सुना होगा, फार्मेसी पे तो जाते ही हैं आप लोग, फार्मा का वर्ड आपने वहाँ से सुना होगा। फार्मा, वहाँ पे आपको क्या मिलती हैं? मेडिसिन्स मिल जाती हैं ना उनको। तो अब फार्माकोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ मेडिसिन्स है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है। ड्रग्स का वर्ड हम मेडिसिन के लिए ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं जी स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो सारा हम ड्रग्स फार्माकोलॉजी में स्टडी कर रहे होंगे। उन मेडिसिन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, उन मेडिसिन्स का, उन ड्रग्स का सोर्स क्या है, वो प्लांट सोर्स है या वो एनिमल सोर्स है। तो इसमें हम वो सारा स्टडी करेंगे कि उस जो मेडिसिन हमने बनाई है वो प्लांट से आई है, वो हमने लेबोरेटरी के अंदर बना ली है, या वो हमें एनिमल से मिली हुई है। सोर्स ऑफ मेडिसिन भी हम देखेंगे। इसके अलावा उस मेडिसिन का पेशेंट की बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास इसकी लास्ट जो है ब्रांच वो आ जाती है, वो है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट्स देखें, इम्यून का वर्ड आप लोगों ने ये भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इम्यूनोलॉजी जो है एक्चुअल में ये है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बच्चे हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचा रहा होता है। अब देखते हैं आपको अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है किसी टाइप का, हमें थोड़ा सा बुखार हो जाए, हम बिना मेडिसिन भी ठीक हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, कोई वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने की गर्ज से आएगा, तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है जो आते ही उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस इन्फेक्शन वाले पैथोजन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। जैसे हर कंट्री की एक आर्मी होती है ना जो उसका डिफेंस सिस्टम बना रही होती है, जो दूसरी कंट्री से उसको अटैक से बचा रही होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम रख दिया है। वो डिफेंस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। उस इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि वो उन बैक्टीरियाज, वायरसेस और इन्फेक्शन करने वाले जो पैथोजेंस हैं उन सबको किल कर देता है। तो इम्यूनोलॉजी में हमने क्या करना है, उस इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी करनी होती है। तो इम्यूनोलॉजी एक्चुअल में इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाता है,
हम इसको स्टडी करने से इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन जो होती है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो इम्यूनोलॉजी स्टडी करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास ब्रांचेस या सब डिवीजन्स, हम इसको कह देते हैं कि बायो की सब डिवीजन्स हैं। इनकी हमने आज कंप्लीट देख ली है, इसका ओवरव्यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर हमें बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।